जय हिंद साथियों, आप सभी का द फ्यूचर क्रिएटर्स यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन है। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे, स्वस्थ एवं तंदुरुस्त होंगे, बहुत अच्छे तरीके से अपने आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग थंबनेल देख चुके होंगे, यूपी डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर में आपका शिक्षण अधिगम का इंट्रोडक्शन क्लास है, जिसमें आपको सिलेबस से आपको रूबरू कराएंगे और 95% अंक कैसे आप प्राप्त करें उसकी संपूर्ण रणनीति पर चर्चा करेंगे। तो तैयार हो जाइए, एक एक बारीकी को सीखिए। ये जो शिक्षण अधिगम एक विषय है, ये विषय सीखने की ही पूरा प्रोसेस है। जब आप सीखेंगे तभी आप सिखा पाएंगे। आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं। मैं जब फर्स्ट टाइम डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया था, उसी दौरान एक प्रोफेसर है, उन्होंने हमें एक अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि बेटा, एक अच्छा वक्ता तुमको बनना है तो पहले एक अच्छा लिसनर बनो, सुनने की एक अपने अंदर प्रक्रिया डेवलप करो, देन तुम एक अच्छा वक्ता बन जाओगे। मैं अपने आप को एक अच्छा वक्ता तो मान नहीं रहा हूं, क्योंकि ये डिसाइड आप सब करेंगे, लेकिन मैं जो उन्होंने उस दौरान जो बातें बताई उसको मैंने लागू किया और उसके तत्पश्चात मैंने कई डिबेट कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और जीत भी हासिल की। कभी फर्स्ट रैंक आया तो कभी सेकंड रैंक आया, थर्ड रैंक से मेरा वास्ता कभी भी नहीं रहा है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड ये ले लेते थे। चलिए, ये तो बात हो गई एक एग्जाम्पल की कि एक गुरु ने एक शिष्य को एक महत्वपूर्ण लाइन बोला और शिष्य ने उस बात को एक्सेप्ट किया और अपने जीवन में लागू किया। ये एक एग्जाम्पल हो गया। सेकंड एग्जाम्पल, मैं जब यूपीएससी की तैयारी कर रहा था तो उस दौरान सीसेट की क्लासेस थी और उस दौरान एक गुरुजी ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। बात ही बताई कि सबके सामने लिखा है, सबके सामने कोई इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है। अब वो इंपॉर्टेंट लाइन सब पढ़ रहे हैं, लेकिन लागू जिसने किया वो सही पढ़ने वाला इंसान, जिसने लागू नहीं किया वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ जिसको कहते रट्टू तोता। तो एक लाइन लिखी थी, एक ट्रैफिक, जहां पर एक लाइन लिखी गई थी कि इसके आगे आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ी चलाएंगे। उनमें से लोगों ने पढ़ा और 70 के रफ्तार से, 80 के रफ्तार से, 90 के रफ्तार से चलाए, लेकिन उसमें से कुछ एक दो व्यक्ति ने 40, 45, उनके लिए खतरा जो था वो खतरा नहीं था, लेकिन जिन्होंने उसको फॉलो नहीं किया उनके लिए खतरनाक रहा। तो एक तरफ आपको मैंने एक एग्जाम्पल दिया जिसमें एक गुरु ने एक शिष्य को एक बात बताई। दूसरा एग्जाम्पल दिया कि किताबें बहुत सी है, पढ़ने के लिए किताबें बहुत सी है, लाइनें बहुत सी है, कौन सी लाइन को आप आत्मसात करके उसको फॉलो कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात ये होती है। तो शिक्षण अधिगम के अंतर्गत हमें इन्हीं से संबंधित सारी चीजों को सीखना है। अधिगम का मतलब सीखने की प्रक्रिया। तो चिरकाल से आप देखेंगे गुरु और शिष्य की परंपरा चली आ रही है। शिष्य जिसके आसपास अंधकार का एक आवरण है और उसको दूर करने के लिए वह गुरु के समीप जाता है, और गुरु का शाब्दिक अर्थ ही होता है अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाना। और गुरु इस प्रक्रिया में सफल होता है। वह बच्चों को एक स्किल डेवलप कराता है, वह बच्चे में एक लर्निंग प्रोसेस डेवलप कराता है, अच्छे और बुरे का ज्ञान विकसित कराता है। वह कई और प्रक्रियाएं जो है वह
अपने अलग अलग तौर तरीके से सिखाता रहता है। तो शिक्षण अधिगम में हम अपने जितने भी सिलेबस हैं उस दौरान हम इन्हीं सब चीजों को सीखेंगे। बच्चे, पढ़ाने के लिए तो हर एक व्यक्ति मौजूद है, लेकिन सब टीचर नहीं हो पाते हैं। टीचर वही हो पाता है जिसके अंदर एक कौशल होता है, जिसके माध्यम से वह सिखा पाए, है ना, जिससे सामने वाला सीख ले, वही होता है। तो चलिए अब मैं अपने सिलेबस में आता हूं। सिलेबस में आने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं। सफल होने के लिए बच्चों 5 गुण होते हैं। अब ये 5 गुण शिक्षण अधिगम पे आप लागू जरूर करिएगा, ठीक है। देखिए 5 गुण में मतलब पहला सिलेबस से इधर उधर कोई बात नहीं करनी है। फर्स्ट, सिलेबस के जस्ट बाद बच्चे जो पढ़ा दिया जाए उसका रिवीजन आपको करना है। रिवीजन जरूर करिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और रिवीजन के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखकर अपनी प्रैक्टिस करेंगे। तो ये 4 चीज हो गया। लेकिन बच्चों, इन चारों चीजों को आप कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन 5वां चीज आप डेवलप नहीं कर पाए तो आप जीवन के किसी न किसी एक पल पे असफल हो जाएंगे और आपकी जितनी पिछली मेहनत है सब बर्बाद हो जाएगी। तो वो क्या है? बिल्ड ए गुड पर्सनालिटी। एक बेहतर व्यक्तित्व का निर्माण करना ये बेहद जरूरी है। ये पर्सनालिटी अगर आप डेवलप कर लिए तो फिर आप इतना जान लीजिए कि आप जीवन के किसी भी स्थान पे आप असफल नहीं हो पाएंगे। मैं यूपीएससी का एग्जाम दे रहा था, इथिक्स एक पेपर था, उसमें एक प्रश्न पूछा गया था और वो किसी विद्वान का लाइन था, शिक्षा अर्जित करना आसान है, कठिन प्रक्रिया नहीं है, लेकिन शिक्षा के साथ साथ एक बेहतर चरित्र का निर्माण करना बहुत कठिन प्रक्रिया है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, ठीक है। तो बच्चे, अब मैं आता हूं सिलेबस पे और सिलेबस आप देखिए और समझने की कोशिश करिएगा कि क्या सिलेबस है। सभी तैयार हो जाइए। चलिए, तो बच्चे अब सिलेबस पे मैं एंट्री करता हूं, आइए देखिए। तो बच्चे, शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, जिसके अंतर्गत संप्रेषण, कम्युनिकेशन। अब देखिए, कम्युनिकेशन 2 तरीके का होता है। अभी जैसे एक आप हमसे संप्रेषण किस माध्यम पे हो रहा है? ऑनलाइन माध्यम से, ठीक है। अब देखिए, जब ऑनलाइन की प्रक्रिया हुई तो एक इमोजी का चलन चला, आप लोग देखे होंगे इमोजी का। इमोजी जब आप भेजते हैं, कभी रोते हुए, कभी हंसते हुए, कभी खिलखिलाते हुए, कभी आंख में आंसू लेके हंसते हुए, कई टाइप के होते हैं। तो आप क्या बतलाते हैं कि मैं उदास हूं, मैं खुश हूं, मैं बहुत ज्यादा खुश हूं, है ना। ये ऑनलाइन प्रक्रिया हुई। लेकिन ऑफलाइन में हम प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं? प्रत्यक्ष रूप से प्रदर्शित कर देते हैं, है ना। तो ये 2 तरीके का आप देखते रहे, लेकिन और भी चीजें होती हैं। तो संप्रेषण के अर्थ हम जानेंगे, उसके प्रकार जानेंगे, आखिरकार संप्रेषण की आवश्यकता क्यों है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जो कम्युनिकेशन स्किल होती है वो बच्चे बहुत अपने आप में ब्रॉड होता है, बहुत बड़ा होता है ना। जिसका जितना अच्छा कम्युनिकेशन स्किल होती है वो उतना ज्यादा सफल होता है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके घटक और कारक, प्रभावी संप्रेषण के तौर तरीके, फिर उसके बाद शिक्षण के सिद्धांत में आएंगे। कई सिद्धांत हैं जिसमें करके सीखने का सिद्धांत, कि आप करके, है ना। कुछ लोग जो होते हैं अनुभव से सीखते हैं, कुछ लोग होते हैं वो उस गलती को या उस अच्छे कार्य को करके सीखने की कोशिश करते हैं। प्रेरणा का सिद्धांत, रुचि। आप देखिए, आप किसी भी क्षेत्र का चुनाव करते हैं तो आप अपने रुचि के अनुसार चुनाव करते हैं, ठीक है। उसका क्या महत्वता है। अब कई ऐसे होते हैं जो रुचि के हिसाब से न करके किसी अन्य ने बता दिया कि यार
ये जो है क्षेत्र का चुनाव करो, तुम सफल हो जाओगे। कुछ लोग उसके अनुसार करते हैं, बट वो सफल हो जाते हैं, बट वो इंजॉय नहीं कर पाते। जैसे मेरे एक बहुत ही करीबी मित्र हैं, उन्होंने हमसे कहा कि मुझे पर्वतारोही का जीवन में एक शौक है, लेह में जाने का शौक है, लद्दाख में जाने का शौक है। तो वो सिर्फ शौक बताते रहते, रुचि के हिसाब से वो अपना काम कर नहीं पाते। मैं जो है, मैं क्या काम करता हूँ, उनको उस रुचि में ताकत देता हूँ, कई उनको सपने दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद मैं वहां तक उनको पहुंचा देता हूँ। ठीक है, तो ये होता है। रुचि के हिसाब से काम करिए, आपको आप जीवन में मजा करेंगे। टेंशन न लीजिए कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या, वो उन लोगों का काम ही है आपको डिस्टर्ब करने का। जैसे कुछ आपने गलती कर दिया, लोगों का काम है डिस्टर्ब करना। यार मुझे नहीं रुचि है वो चीज करने का, तो क्यों करो, है ना। तो अपने रुचि के हिसाब से आप कार्य करेंगे, आप उसको एंजॉय करेंगे। और बच्चे एक बात ध्यान रखना, रुचि के हिसाब से जब तुम काम करते हो ना, तुम इंटरेस्ट लेते हो, और तुम जब उस चीज को एंजॉय करते हो ना, तो तुम्हारे अंदर की क्रिएटिविटी जागृत होती है, और तुम उस क्रिएटिविटी को जागृत करके तुम बहुत बड़े इमारत खड़े कर सकते हो। ये मैं वादे के साथ कह रहा हूं। तुमको बहुत सी असफलताएं मिलेंगी, कोई दिक्कत नहीं, मत परेशान हो, तुम अपने रुचि के हिसाब से काम करो, सफल हो जाओगे। ठीक है, वो 3 इडियट मूवी देखे हो ना, बस समझ लो। ठीक है, तो निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, प्लानिंग, जितना अच्छा आप बेहतर प्लान करेंगे, है ना, उतना अच्छे से सफलता। देखो, किसी भी लक्ष्य को हासिल करने से पहले एक बहुत ही सुनियोजित प्लान होनी चाहिए, फिर उसके बाद इंप्लीमेंट कर दो, सफल हो जाओगे। चयन का सिद्धांत, अच्छा ये जो है बच्चे बड़ी कठिनाई का विषय है, बहुत कठिनाई का विषय। चयन, जैसे क्या होता है ना कि कुछ लोग होते हैं, मेरे साथ ये समस्याएं बनी रही है। मैं जो है कोई उद्देश्य बनाया हूं, तो मैं पहले चयन कर लेता था नेगेटिव का, लेकिन कोई खास हमारा मित्र रहता था, तो वो क्या काम करता था, वो उस नेगेटिविटी को तुरंत पॉजिटिव बदलता था। और मैं जब उस पॉजिटिव को फॉलो कर लेता था ना, तो फिर उसके बाद तो मैं फिर मेरे साथ ये चलता रहता है। तो बच्चे, चयन को आप और अच्छे से डेवलप कर सकते हो। आप क्या काम करो, अन्य लोगों से डिस्कस करो, जिस पे आपको ट्रस्ट हो, भरोसा हो। तो आप डिस्कस करेंगे तो कई प्रकार की खामियां पता चलेंगी। आप अपना जो लक्ष्य बनाए वो बनाए रखो, लेकिन कई लोगों का ओवरव्यू निकालो, तब देखो आप चयन बहुत अच्छा करेंगे। बताएंगे व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। देखो भाई, ये जो एक लाइन लिखी गई है ना, सब नर न हो एक समाना, पांचों उंगली बराबर नहीं होती है। व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होगा ही होगा। वो जो लैला मजनू वाला लाइनें चलती रहती है ना, कि कितना अच्छा विचार मिलता है, कितने अच्छे, ये सब बकवास बातें हैं, कोई कुछ भी नहीं मिलता है। एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, तो एक दूसरे की एक महत्वता देने के दृष्टिकोण में व्यक्ति चुप हो जाता है। बाकी ये विचार उचार कुछ मिलते उलते नहीं है ना। तो अगर कोई आपको बेवकूफ बनाता है, तो आप बेवकूफ मत बनिएगा। ठीक है, ये व्यक्तिगत भिन्नताएं बनी रहती है लोगों के बीच में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, बच्चे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगी, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगी। आप एक बात बताओ कि राजतंत्र जब रहता था, तो राजतंत्र में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, इन सब चीजों का अभाव रहता था। तो व्यक्ति उसके अनुसार बिहेव करता था, व्यवहार करता था। ठीक है, लेकिन जैसे लोकतंत्र आया, एक और स्टोनी थे, उन्होंने बहुत अच्छी डेफिनेशन दी कि लोकतंत्र जीवन की एक पद्धति है। मतलब उनका कहना था अरिस्टोनी का कि लोकतंत्र शासन का स्वरूप ही नहीं, जीवन की एक पद्धति है जो समाज के हितों के साथ तारतम्य स्थापित करती है। मतलब कि लोकतंत्र जो है, वो ध्यान रखना है कि लोकतंत्र बच्चे शासन का स्वरूप नहीं है। ये जो आप देखते हैं, मतलब शासन का स्वरूप तो है, जो आप देखते हैं कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये तमाम प्रकार की चीजें। लोकतंत्र शासन का स्वरूप है, लेकिन लोकतंत्र शासन के स्वरूप के साथ साथ जीवन की एक पद्धति है। मतलब कि हमारे रगों में लोकतंत्र बस गया है। आज के डेट में क्या आपको संविधान पता है? किन किन बच्चों को संविधान पता है बताओ? लेकिन आपको ये पता है, वो मेरे स्वतंत्रता का हनन कर रहा है, वो मेरे मूल्यों का हनन कर रहा है, वो मेरे गरिमा के साथ खिलवाड़ कर रहा है, मैं इसको सुप्रीम कोर्ट तक खींचूंगा। लोगों को ये पता है कि ये अपराध है, इसका अगर मैं ये अपराध करूंगा
तो हमें दंड मिलेगा। तो लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, ये जो आज का मानव है लोकतंत्र के परिवेश में रह रहा है तो वो लोकतांत्रिक व्यवहार करेगा। अच्छा, एक घर में मान लीजिए कि 2 भाई 2 बहन है। अभी देखो सेब आया है, मम्मी पापा जो भी है सेब उब लेके आए हैं, अगर बराबर न बटे तो फिर देखिए वहां पर कहेगा कि ये लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं हुआ मेरे साथ, ये लोकतांत्रिक व्यवहार नहीं हुआ, सब में समान वितरित करिए। और यही आपका जो आर्टिकल 16 है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, आर्टिकल 14 विधि के समझ समता, आर्टिकल 15 धर्म नस्ल जाति लिंग जन्म स्थान इन सब के आधार पर भेदभाव निषेध। तो जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, ये देखिए ये चीज बच्चे बड़ा जरूरी है सीखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। बच्चे लाइफ, जीवन, ये जो जीवन है ना, इस जीवन में कई चुनौतियां आती रहती हैं। आप जिस परिवेश में रह रहे हैं, आप किसके साथ किस प्रकार का संबंध स्थापित करें, इन सबको हम पढ़ाएंगे। आवृत्त का सिद्धांत, निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत और विभाजन का सिद्धांत, ये सब चीजें पढ़ाया जाएगा। शिक्षण के सूत्र, सरल से जटिल की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सरल से जटिल मतलब कि सरलता से जितना जटिलता की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, ये सब आपको बताया जाएगा। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। ये शिक्षण के बहुत अच्छे अच्छे फार्मूले हैं, बहुत एंजॉयमेंट वाला टॉपिक है और इसको पढ़ाया जाएगा। पूर्ण से अंश की ओर, ये बहुत अच्छी टॉपिक है। विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्त तर्कपूर्ण की ओर, प्रकृति का अनुसरण, ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जाएंगे। फिर शिक्षण प्रविधियां, जिसमें कई टाइप की प्रविधियां होती हैं, प्रश्नोत्तर हो गया, विवरण हो गया, वर्णन हो गया, व्याख्यान हो गया, स्पष्टीकरण हो गया। आप लोगों को इसी टाइप के देखिए प्रश्न आते हैं, तो ये सारी प्रविधियां आपको बताई जाएंगी। कहानी कथन प्रविधि, निरीक्षण एवं अवलोकन प्रविधि, उदाहरण प्रविधि, खेल या गतिविधि प्रविधि, वाद विवाद प्रविधि, कितना अच्छा है। प्लेटो संवाद शैली का बहुत बड़ा एक प्रशंसक रहा है। और लोकतंत्र, जैसे हमारे आदरणीय मोदी साहब कहते हैं कि लोकतंत्र में संवाद का स्थान होना चाहिए, और संवाद जो है वो कई प्रकार की समस्याओं का समाधान करता है। अगर संवाद, डायलॉग की कमी हो जाती है बच्चों, तो वो डायलॉग रिश्ते में हो, वो डायलॉग आपके किसी ज्ञान के क्षेत्र में हो, वो डायलॉग एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मंच के अंतर्गत हो, डायलॉग की कमी जो है वो सब कुछ बर्बाद कर देता है, क्योंकि समस्याओं का समाधान ही नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही कार्यशाला प्रविधि, भ्रमण प्रविधि, समूह चर्चा प्रविधि, प्रयोगात्मक कार्य प्रविधि, ये सब पढ़ाया जाएगा। शिक्षण की कुछ नवीन विधाएं हैं। बाल केंद्रित शिक्षण, भाई बच्चों को आप पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें किस प्रकार का आपको शिक्षण डेवलप करना है। पता चला कि पहुंचे और उनको बताने लगे +b का होल स्क्वायर, -b का होल स्क्वायर। अरे उसको पहले, बच्चा है, थोड़ा सिखाइए, उसके अंदर लर्निंग प्रोसेस, पहले तो उसको स्कूल आना सिखा दीजिए, फिर उसके बाद तो वो और कुछ चीजें सीखेगा। वो स्कूल ही नहीं आ पाएगा तो फिर क्या सिखाएंगे। तो बाल केंद्रित शिक्षण क्या है? क्रिया गतिविधि आधारित शिक्षण, सहभागी शिक्षण, दक्षता आधारित शिक्षण, रुचिपूर्ण आनंददायी शिक्षण। आप देखते होंगे कई वीडियो वायरल होते हैं, कोई मैडम जी हैं जो नाच नाच के सिखाती हैं, तो कोई पुरुष टीचर है वो अपने अलग अंदाज, कॉमेडी अंदाज में सिखाता है। तो ये सारे चीज के शिक्षण की गतिविधियां हैं जो कि अलग अलग वायरल होते हैं। जब अच्छी चीजें होती है उसको बताया जाएगा। उपचारात्मक शिक्षण, बहुकक्षा बहुस्तरीय शिक्षण। फिर उसके बाद सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, स्किल, जिसमें सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ आवश्यकता एवं महत्व एवं प्रकार, शिक्षण कौशल, पाठ प्रस्तावना कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, प्रश्न कौशल, व्याख्यान कौशल, ये सब चीजें बताई जाएंगी। सोदाहरण, स्पष्टीकरण या दृष्टांत कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, उद्दीपन परिवर्तन कौशल, पुनर्बलन कौशल, श्याम पट्ट लेखन कौशल, पुनरावृत्ति कौशल। शिक्षण में एक से अधिक कौशलों एवं गतिविधियों का समावेश।
थोड़ा कठिन वर्ड है, लेकिन इन सभी कठिन शब्दों को तोड़ के सही किया जाएगा। अपेक्षित अधिगम स्तर संकल्पना, अधिगम स्तर की संप्राप्त में अधिगम अनुभवों का संयोजन, अपेक्षित अधिगम प्रतिफल का अधिगम के पुनर्बलन में महत्व, इंपॉर्टेंस, ये पढ़ाया जाएगा। फिर शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसका अर्थ जानना है, आवश्यकता एवं महत्व, शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार या वर्गीकरण, उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं, ये पढ़ना है। शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार में इंद्रिय जनित अधिगम कराने हैं तो विभिन्न पदार्थ, वस्तुएं, क्रियाएं यथा स्पर्श, सूंघना, चखना, दृश्य सामग्री, प्रशिक्षु एवं बच्चों द्वारा निर्मित सामग्री, बाजार से क्रय सामग्री, विभाग द्वारा प्रदत्त सामग्री यथा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किट, गणित किट, विज्ञान किट, पाठ्य पुस्तकें, प्रशिक्षण साहित्य, अनुपूरक अध्ययन सामग्री, शिक्षण संदर्शिका आदि। ये सब देख रहे हैं कितना सिलेबस भाई कठिन है, डोंट वरी, ठीक है, कठिन है। प्रकृति से प्राप्त वस्तुएं, जड़ें, बीज, सीके, पत्तियां, टहनियां, बालू, कंकड़, पत्थर इत्यादि, श्रव्य सामग्री, टेप रिकॉर्डर, ऑडियो, सीडी, कैसेट प्लेयर, रेडियो आदि, दृश्य एवं श्रव्य सामग्री, कंप्यूटर, टेलीविजन, डीवीडी, वीडियो, सीडी, ये सब पढ़ा जाएगा। फिर उत्तम शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताओं में बिना लागत के प्राप्त अल्प लागत, बहुउद्देशीय सामग्री यथा एक से अधिक कक्षाओं में प्रयोग, एक से अधिक विषयों में प्रयोग, एक से अधिक पाठों प्रकरणों में प्रयोग, विषयवार पाठ्य वस्तु के अनुरूप शैक्षिक उपयोगिताएं, बच्चों की रुचि, आयु एवं मानसिक स्तर के अनुरूप, कक्षा व्यवस्था के अनुरूप सामग्री का आकार प्रकार, शिक्षण में आसानी से प्रयोग करने योग्य जो भी चीजें, ये पढ़ा जाएगा। और फिर शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण, प्रयोग तथा रख रखाव में सावधानियां, ये सारे टॉपिक आपको बच्चे एक एक करके पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा, सिखाया जाएगा और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अनुसार जोड़ के बताया जाएगा, ताकि आप एक जैसे होता है ना कि पेपर बना ले, खुद पेपर बना लेंगे। और 90% प्लस अंक प्राप्त करना है तो बच्चे सिलेबस अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, एक एक टॉपिक को बार बार लर्न करिए, जो 5 हमने आधार बताया उसको फॉलो करिए, आप बहुत अच्छा नंबर जरूर पाएंगे। ठीक है, फिर आप लोगों को हर एक फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस का आपको लेक्चर क्लासेस मिल जा रहा है, आप सभी देख ले, लिंक शेयर कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बाकी आप लोगों को आगे की भी क्लासेस दी जाएगी। तो जय हिंद।